आज सबसे पहले आपको हुकूमत की ऑफर के बारे में बताना है। ऑफर बड़ी जबरदस्त है। यानी अगर आप अगस्त में फौत होते हैं, खुदा न खास्ता, या आपको कोई अजीज, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट के 1200 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जुलाई का ये आखिरी हफ्ता अवेल करते हैं, इससे फायदा उठाते हैं, तो 300 रुपए का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। मैंने कहा अपने तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि फिर बाद में वो गिला करते हैं कि आपने हमें बताया नहीं। तो बहुत बड़ा जो है वो फर्क है, बहुत बड़ा मुनाफा है। कहां पे 300 रुपए और कहां पे 1200 रुपए। तो बहरहाल जुलाई के आखिरी हफ्ते में अगर आप इस पेशकश से फायदा उठाते हैं तो उठा लें, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम मुतल्लिकीन को जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हुकूमत ने बहरहाल ये ऑफर देनी थी और वो दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 जुलाई 2026 का दूसरा व्लॉग, दूसरी गपशप, दूसरी बैठक आपके साथ आमना सामना। दिन है आज इतवार का। आप अपने काम निपटा चुके होंगे या निपटा रहे होंगे, क्योंकि इतवार वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं जो बंदे को करने पड़ते हैं। आपके सामने 4 मुद्दे रखने हैं और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरें रखनी हैं। मुद्दे कौन से रखने हैं? पहला मुद्दा यह है कि अगर इस वक्त हम सूरत हाल का जायजा लें तो बलूचिस्तान जो है वो सबसे अच्छा और महंगा प्लॉट है और उसमें बहुत सारी ताकतों के जो है वो इंटरेस्ट भी हैं, तो उसकी काफी कीमत मिल सकती है जो बलूचिस्तान है। दूसरा मुद्दा जो आपके सामने रखना है वो ये कि धड़ाधड़ दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। हम मुख्तलिफ मुल्कों का दिफा करेंगे, क्योंकि खिते में जो सबसे सस्ता फौजी है, किसी दौर में ये 15 पाउंड का था, यानी जंग अजीम में, तो अब $100-150 का होगा। तो पाकिस्तान को छोड़ के सारे मुल्कों का दिफा वो हम अपने जिम्मे लेते जा रहे हैं कि हम उनका दिफा करेंगे पाकिस्तान को छोड़ के। तीसरा मुद्दा यह है कि हनीफ साहब फरमाते हैं, BBC वाले, कि पाकिस्तान का जो हर नौजवान है वो काकरोच है। आपको पता होगा कि इंडियन चीफ जस्टिस ने बेरोजगारों को काकरोच कहा था और फिर काम कहां पहुंच गया। बाद में चीफ जस्टिस ने वजाहत भी की कि उन्होंने जाली डिग्री वालों को कहा था, लेकिन काम बहुत आगे चला गया और फिर कॉकरोचेज ने क्या कर दिया वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान में वैसे भी हर चौथा नौजवान काकरोच है और सारे रकबे तुम्हारे लिए है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर कोई शक व शुबा था तो वो अब दूर हो गया है, क्योंकि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बतानी है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको खबरों से जो है वो बाखबर रखना है, कुछ खित्ते की बाहर की। अलीमा खान जो है वो आजकल KPK के दौरे पे हैं और आज वो पहुंची बटग्राम। आप जानते हैं दूर दराज का एक इलाका है, लेकिन वहां पे जितने लोग निकले और वहां पे जिस तरह लोगों ने खैर मकदम किया अलीमा खान का, वो देखने से ताल्लुक रखता था। यानी इतनी भारी अक्सरियत थी लोगों की कि लग रहा था कि भीड़ में इमरान खान मौजूद है। लेकिन KPK को ये एजाज हासिल है, जो वहां की आम जनता है उनको ये एजाज हासिल है, जब कभी PTI ने इमरान खान के नाम पे उनको पुकारा तो वो बाहर निकले और उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने अपने माल की, अपनी हत्या के जान की। आज भी दुकानें बंद थी, वहां पे ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन लोगों का जो जोश व खरोश था वो दीदनी था। लेकिन ये हमें मनाजिर दिखाने होंगे पंजाब में। अगर PTI चाहती है कि कोई सॉलिड तब्दीली आए, तब्दीली की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया जाए, तो ये जो मनाजिर हैं बटग्राम के, मर्दान के, ये मनाजिर आपको दिखाने होंगे पंजाब में, तब जाकर कहीं जो है वो बात बनेगी। इसी तरह अगर हम कश्मीर की बात करें तो लोगों का हजूम देखकर, लोगों की तादाद देखकर वो खौफ आता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले मीरपुर से रावलाकोट की तरफ कि बंदा कहता है कि खुदा न खास्ता
कोई हादसा न हो जाए, क्योंकि पूरा कश्मीर तकरीबन पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहां कल पोलिंग भी है। अब कौन वोट डालेगा और कौन जो है ना वहां पे वोटिंग में शरीक होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। क्योंकि यहाँ पे मैं तो हैरान हूं कि इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करते हैं, इतना खर्चा क्यों करते हैं। एक अफसर आ रहा है, फलां रिटर्निंग अफसर है, इतने पोलिंग स्टेशन बन गए हैं और 3 बंदों के लिए 3 पोलिंग स्टेशन बन गए हैं, वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। पंजाब में एक जगह पे 3 वोटर हैं, 3 पोलिंग स्टेशन बने। तो ये धंधा अब हमारी समझ में तो नहीं आता। यानी आपने सीटें देनी है, आपने बांटनी है, और इस वक्त 2 पार्टियां जो है वो मैदान में है, न पीटीआई है न जॉइंट एक्शन कमेटी है। तो आप आराम से बैठें, सारे मिलजुल के सीटें बांट दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, नून लीग को दे दें, और अल्लाह खैर सलाह। कौम की लेवियां इकट्ठी कर करके कौम से टैक्सेस ले लेकर और इन अल्लों तल्लों पर उड़ाए जाते हैं। हमारी समझ में तो ये फलसफा नहीं आता। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 2 हफ्तों में पहली दफा जो है वो रात पुरस्कून गुजरी है ईरान में, और कहा जा रहा है कि ईरान भी मुज़ाकरात पे विलिंग है और अमेरिका भी चाहता है कि मुज़ाकरात हों। ईरान भेजा वक्त आपको पता है कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, इन पे जो है वो मिसाइल दाग रहा है। उसके बाद एक और नई डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन ने ईरान के जहाज पे हमला किया है। ईरान ने उसको भी वार्निंग जारी कर दी है कि वो उनके सफीर को तलब किया गया और उनको कहा गया कि तुसा बंदे ने पुत्र बनो। बहरहाल यहाँ पे एक और बात बड़ी डिस्कस हो रही है अमेरिका में भी, और तफसीलगार भी इस पे बात कर रहे हैं कि जो इंटरसेप्टर है ना अमेरिका के, जो उनका वो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो गया है। अब वो देखते हैं कि मिसाइल अगर किसी रनवे की तरफ जा रहा है तो वो जाने देते हैं, अगर जाने बचाने को तरजीह वो दे रहे हैं। बाकी मामला जो है, क्योंकि ईरानियों ने बड़ी तफसील जारी की है कि किस तरह गोदामों पे मिसाइल लगे, किस तरह जो है वो जहाजों पे मिसाइल लगे, किस तरह उनकी जो है ना वो रसद वो तबाह हुई, उनके गोदाम तबाह हुए। और ईरान के दावे के मुताबिक 11 अमेरिकी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने बताई कि इंटरसेप्टर हैं। उर्दन भी वो एग्जॉस्ट हो चुका है। उर्दन जो है वो रोकता था इजराइल की तरफ जो है ना जाने वाले मिसाइलों को। अब उर्दन ने शोर मचाया हुआ है कि उनके पास दिफाई निजाम खत्म है, लिहाजा अब जो है वो उर्दन भी नंगा हो गया है। इसके अलावा कल बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और डेवलपमेंट ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये वजीर आज़म हैं इजराइल के, ये दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। इन्होंने बज़ाहिर तो रखा है कि लिंडसे ग्रैम की वो रसूमात में शामिल होंगे, लेकिन इनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप को वो फिर चाबी भरेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पे फिर दबाव डालेंगे कि वो जंग जारी रखें। और जिस तरह प्लानिंग के तहत अरबों को इसमें शामिल किया जा रहा है, हूतीज आ गए, सऊदी आ गया, सऊदी ने यमन पे हमला कर दिया, यमन ने रिटेलिएट किया। तो ये सारी बातें जो है वो अमेरिका के भी फेवर में है और इजराइल के भी फेवर में है। दोबारा वो कुछ वीडियोस या एप्स्टीन फाइल्स या कुछ ऑडियोज उनका हवाला देंगे, क्योंकि जो भी अमेरिकी सदर बनता है वो पहले मैनेज्ड होता है, पहले कंप्रोमाइज होता है सिहोनियों के हाथों। तो बेंजामिन नेतन्याहू वो वार्न करने आ रहे हैं जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जंग से पीछे न हटें और ईरान के साथ जो है वो जंग जारी रखें। जो वो कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि जमीन पर फौज उतारी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जमीन की फौज उतारेगा। अगर उसे कहा जाएगा कि जंग जारी रखी जाए तो वो जंग जारी रखेगा। बहरहाल अभी जो गल्फ की तस्वीर है वो धुंधली है, वो वाजे नहीं है, और सबसे जो बुरा असर पड़ रहा है इस सारे क्राइसिस का वो पड़ रहा है दुनिया की मिशत पे। बहरहाल ये भी एक खबर आ रही है कि कुवैत, मैंने भी आपको खबर दी थी कि कुवैत और बहरीन ने मिलकर जो है वो ईरान पे हमला किया है और इसमें सहूलतकारी की है अरब अमारात ने। बहरहाल हम इससे आगे चलते हैं और आते हैं पाकिस्तान पे। कल पोलिंग है जी कश्मीर में, मीरपुर में, और वहां का जो इलेक्शन कमिश्नर है जिसको पीपल्स पार्टी ने पटवारी करार दिया है, उसने कहा जी कि जो गाड़ियां आई हैं पंजाब से स्पेशल वो जब्त कर ली जाएंगी। ये किसको चे समझते हैं, किसको फे समझते हैं, ये किस दौर में रहते हैं। यानी हर किसी को रिजल्ट्स का पहले पता है। मैंने आपको बताया ना, न पीटीआई मैदान में है, ना जिन्होंने
वोट डालने हैं वो रोडों पे हैं, रोडों पे सैलाब आया हुआ है लोगों का, ये इलेक्शन करा रहे हैं, रात को बैठते आराम से सीटें बांटते और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बहरहाल वो कह रहे हैं जी कि गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कश्मीर का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि एक बड़ी दिलचस्प बहस शुरू हो गई है इंडिया में, और वो बहस ये है कि सोशल मीडिया बीजेपी का बड़ा तगड़ा हथियार था, और जब उनको टक्कर मिली यानी काकरोच वालों की, तो उन्होंने उसी सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया मोदी के खिलाफ, और मोदी जो है वो अपने जाल में फंसा, क्योंकि जितने बीजेपी के फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो हो गए हैं कॉकरोच पार्टी के, और कॉकरोच ने उसको मटीरियलाइज किया। ये नहीं कि जिस तरह आप देखते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे तगड़ा सोशल मीडिया है, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आती है तो आप देखते हैं कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। इस बात को गलत साबित किया है काकरोचों ने, और उन्होंने जंतर मंतर में इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर डाला नरेंद्र मोदी का, और जो नरेंद्र मोदी का हथियार था मीडिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मीडिया हाउसेस खड़े किए पाकिस्तानी रजीम की तरह, वहां पे भर्तियां हुई, वहां पे अपने टट्टू और अपने भोंपू भर्ती कराए जो अवतार समझते हैं नरेंद्र मोदी को, और वही हथियार मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। गोदी मीडिया को धक्के पड़े, गालियां पड़ी, और उनकी तहरीक जो है वो कामयाब हुई। जेन जी के बारे में आज एक जो है वो एनालिसिस छपा है अखबार में, और कहा जा रहा है कि यूरोप से एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका इसकी जो है ना वो लहर की लपेट में है, और 70 ममालिक का जिक्र किया गया है। 70 ममालिक इन बरआज़मों में कि जहां पे बेचैनी है, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है। यानी आपको सबसे पहले याद होगा श्रीलंका, फिर आपको याद होगा बांग्लादेश, फिर आपको याद होगा नेपाल। सुबह वाले जो है वो मैंने वीलॉग का जो टाइटल रखा था वो नेपो किड्स रखा था, वो यही कि ये अकरबा परवरी और इनके शशके, इनकी नालायक और इनकी हड हराम औलाद, वो अपनी घड़ियां, अपने बैग, अपने कपड़े वो गरीब लोगों को दिखाते हैं और उन पर नमक पाशी करते हैं। होते ये मैट्रिक भी नहीं है। मैंने आपको पहले खबर दी कि वो एक कुकड़ी बैठी थी, शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज, उसको मुख्यमंत्री कहती थी कि किसी तरह से लाहौर से निकालें। उसको लाहौर से निकाला गया और उसको पहुंचाया गया वजीर आजम हाउस में, और वजीर आजम हाउस के 6ठे फ्लोर पर जो है वो उसको दफ्तर दिया गया। अब वो वहां पे बैठ के असदुल्ला खान ने बड़ी खूबसूरत थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं इस तरक्की पर, वो आप मुलाजा करें। नाराज बच्चे को मनाने के लिए उसे वजीर आजम ऑफिस की 6ठी मंजिल पे दफ्तर और सरकारी अमला अनायत किया गया। सरकारी अमला के बच्चा आड़े लगा रहे और पंजाब में छेड़खानियां न करे। सुना है कि उसे पार्टी अरकान के साथ राब्ता कारी की जिम्मेदारी दी गई है कुकड़ी को। अब ये कुकड़ी वहां से कितने ठेके देगा, ठेकों में क्या क्या लेगा। 6ठे फ्लोर पे जो है ना उसे ऑफिस मिल गया, अमला मिल गया, यानी नाराजगी खानदान की, जिम्मेदारी पार्टी की, जबकि वजीर आजम ऑफिस में मुलाजिम सरकारी और पैसा अवाम का। नाराज बच्चा भी अवाम के पैसे से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये लिखते हैं असदुल्ला खान सीनियर साहबी कि वो भी अब हमारे खाते में पड़ गया है। लड़ाई थी इन दोनों की। मुख्यमंत्री, मैंने आपको बताया है कि वो जो रेपिस्ट का बॉस है अली डार, उसको वो सामने लाना चाहती है और ये कुकड़ी को वहां से निकालना चाहती थी। यानी ये खबरें भी मार्केट में है। ये जहाज वाला जितना भी स्कैंडल था ना, 11 अरब, फिर अमेरिकी पायलट, फिर उनकी तनख्वाह, ये सारा कुछ इस कुकड़ी ने लीक किया था। कुकड़ी ने सहाफियों को बताया था। उस पर बड़ी तपी हुई थी मुख्यमंत्री। और आपको पता है पाकिस्तान में जो हुक्म है या जो राज है वो मुख्यमंत्री का चल रहा है। खावन सूबा बदर है, खावन जो है वो मानसेरा में ठोकरें खा रहा है। तो इस कुकड़ी को जो है ना वो निकाला गया है, और ये 6ठी मंजिल वजीर आजम हाउस की, वहां पे इसको ऑफिस मिल गया है। तो ये नेपो किड्स हैं, ये अकरबा परवरी है, और यही कुछ जो है वो जेन जी इसके खिलाफ है कि हमारी हालत, हमारी डिग्रियां, और हम इतना पढ़ते हैं, इतनी फीसें देते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती, और ये जो है डायरेक्ट जाकर वजीर आजम ऑफिस में बैठते हैं। उसके बाद
जो अब नारा लग रहा है वो नारा लग रहा है बीजेपी व मुकाबला केजीबी, यानी काकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व मुकाबला काकरोच जनता पार्टी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिलसिला यहां पे रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आगे चलेगा, इंडिया मजीद बेहतर होगा और ये बात नरेंद्र मोदी के एहतसाब तक भी जा सकती है, क्योंकि उनके बारे में काफी सारे स्कैंडल्स हैं कि वो दौलतमंदों को नवाजते हैं, वो अरबपतियों को नवाजते हैं और उनका अरबपतियों के साथ नेक्सेस है। तो ये नारा जो है वो इंडिया में इस वक्त गूंज रहा है, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। नेपरा को दरखास्त दी गई कि डीएचए को बिजली बनाने का लाइसेंस दिया जाए, बिजली बनाने का। अब हम बिजली पैदा करेंगे, जहाज ले लिए, खाद जो है वो ले ली, डाइपर हो गए, बिस्किट हो गए, ऑयल हो गया। तो 2046 तक, यानी 2046 तक मेरा ख्याल है जनरल साहब का प्रोग्राम है, तो 2046 तक नेपरा ने लाइसेंस जारी कर दिया है। अब आपको बिजली जो है वो भाई लोग देंगे। अगर खुदा न खास्ता आपको करंट लगता है तो आप शहीद होंगे या आप गाजी होंगे, क्योंकि ये बड़ी बरकत वाली बिजली होगी। ये डीएचए बनाएगा और आपको देगा, क्योंकि फिर साथ तड़का होता है ना, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ऑपरेशन शाबान, ऑपरेशन शवाल, ये टच लाजमी होता है थे बनाने के लिए। वरना पिछले दिनों आपने जो वीडियो मुलाहिजा की, पीछे मलका बरतानिया का जो है ना वो पोर्ट्रेट लगा हुआ था, स्कॉटिश धुनें बजाई जा रही थी। कभी गोल्फ कोर्सेज में जाकर देखें, कभी जिम खानों में जाकर देखें। वो असद दुरानी लिखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कि ज़िया ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी तो बिल्कुल माहौल फीका फीका हो गया था। फिर जनरल ज़िया साहब जो है वो चले गए, तो उसके बाद फिर मामला शुरू हो गया। तो फिर वो जो मैं कहता हूं हल्का हल्का जो सुरूर था वो वापस आ गया। लेकिन ऑपरेशनों के नाम ये चे बनाने के लिए, फे बनाने के लिए वो यही रखते हैं। तो बहरहाल जी, नेपरा ने लाइसेंस जारी कर दिया है। अब बिजली मुकद्दस होगी, बिजली जहादी होगी, बिजली मुसलमान होगी, और डीएचए वो आपको जो है वो बिजली वो मुहैया करेगा, सप्लाई करेगा। ये क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, या पाकिस्तान किसको थाली में रख के देना चाहते हैं, इसका नहीं पता। बहरहाल नेपरा ने 2046 तक जो है वो लाइसेंस जारी कर दिया है। अब आपकी जहादी बिजली जो है अनकरीब वो शुरू हो जाएगी। हनीफ साहब है, बीबीसी में कॉलम लिखते हैं, वीलॉग भी कभी कभी करते हैं और कमाल करते हैं। इन्होंने कहा है कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में कि जी देखें नौजवान किस तरह इनकलाब ले आए। जब पुलिस डंडे मार रही थी तो ये मुखालफत कर रहे थे कि जी देखें वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे डंडे मारे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के हालांकि मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, इन्हें ये नहीं पता था कि स्टूडेंट्स जो है वो जीत जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, मोदी को शिकस्त हो गई, तो इनको सांप सूंघ गया। फिर फौरी तौर पर इनको हुक्म दिया गया कि बस ये मामला दबा दें, अब बात नहीं करनी। पहले डंडे दिखाए जा रहे थे कि देखें जी हमें कहते हैं आप लोग कि आप सोटे मारते हैं, डंडे मारते हैं, वहां भी मारे जा रहे हैं। वहां तक ये बड़े खुश थे, मोदी पे तनकीद हो रही थी और मोदी इस तरह गुजरात का कसाई है, जालिम है, सारा कुछ है, ठीक हो गया। जब जो कॉकरोच पार्टी है वो जीत गई और वजीर का इस्तीफा आ गया और बीजेपी बैकफुट पे चली गई, तो फिर इधर हुक्म जारी हुआ कि अब बात नहीं करनी, अब कतई तौर पे बात नहीं करनी, क्योंकि यहां पे भी मामला खराब हो सकता है, इधर भी कोई वाइटामिन गैरत खा सकता है। क्योंकि हनीफ साहब के बकौल जो 2 करोड़ और 60 लाख जवान हैं पाकिस्तान के, वो बेरोजगार हैं। यानी अगर रेशो निकाली जाए तो हर चौथा जो जवान है वो काकरोच है, वो बेरोजगार है। मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बेरोजगार को जो है वो कॉकरोच कहा और वहां से फिर मामला बिगड़ गया और कॉकरोच जो है वो मिलियंस में पहुंच गए। तो पाकिस्तान जहां पे हर चौथा जवान कॉकरोच है, उसके पास डिग्री है, उसके पास इल्म है, उसके पास तालीम है, लेकिन आपके जितने भी इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, एक फौजी एक दिन रिटायर होता है और 10 दिन बाद उसे इतनी पुरकशिश जॉब मिलती है, इतनी जबरदस्त जॉब मिलती है कि वो फौज की जॉब को भी भूल जाता है और सारे जो है वहां पे एडजस्ट हो रहे हैं और बिल्कुल जुमा बाजार लगा हुआ है। लेकिन जो ब्लडी सिविलियंस हैं, ये गरीब वालिदैन जिस तरह उनको पढ़ाते हैं, जिस तरह उनकी फीसें देते हैं, जिस तरह उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं,
वो एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अगर काकरोच इकट्ठे हो जाएं, अपनी ताकत का मुजाहरा करें, किसी तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, किसी जलाओ घराव की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है कि बड़े आराम से डंडे खाएं। आपने वीडियोस देखी कि किस तरह इंडियंस जो है वो डंडे खा रहे थे, उन्होंने डंडे खाए। फिर जो लोग मुजाहरों पे और एहतजाज पे बैठे थे, किस तरह उनको खाना मुहैया किया गया, किस तरह डिलीवरी बॉयज ने उनको पानी पहुंचाया, अपना फर्ज पूरा किया और एंड पे वो जीत गए। अगर पीटीआई 5 अगस्त को या ऑनवर्ड्स अपनी तहरीक शुरू करना चाहती है, अपनी तहरीक कामयाब करना चाहती है, तो उनको ये सारे इकदामात करने होंगे। यकीन करें कि उनके सामने बेहतरीन मिसाल आ गई है, पहले नंबर पे कश्मीर की और दूसरे नंबर पे काकरोच पार्टी की, कि किस तरह वो रोड्स को चौक कर सकते हैं, किस तरह वो मेन चौक में पहुंच सकते हैं, किस तरह वो केपीके का राब्ता पंजाब से काट सकते हैं। और हुकूमत पूरी जिम्मेदारी ले कि उनको खाना मिलेगा, उनको पानी मिलेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जिस तरह उन्होंने प्रिजन वैन से अपने नौजवान निकलवाए, इसी तरह प्रिजन वैनों से अपने कैदी निकलवाने पड़ेंगे। तो कोई मसला नहीं है कि तहरीक कामयाब ना हो, लेकिन ये सारे के सारे आज की तारीख तक वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो मिले हुए हैं और वो किसी तहरीक को चलाने के हक में नहीं है। लेकिन तौबा का जो दरवाजा है वो आलम नज़ात से पहले तक खुला होता है। अगर तौबा कर ले सुहेल आफरीदी एंड कंपनी और डट जाएं, जिस तरह अलीमा खान निकली हुई है, जिस तरह लोग दीवानावार उनके साथ आ रहे हैं, उससे फायदा उठाएं और 5 अगस्त को तहरीक बर्पा करें। ये तहरीक जो है बर्पा होगी तो इमरान खान का कोई फायदा होगा। तो ये नौजवान ये खुद ब खुद ज्वाइन करेंगे, जो बकौल हनीफ खान के, मोहम्मद हनीफ के हर चौथा जो जवान है पाकिस्तान का वो कॉकरोच है। हम अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर ये है कि चाबी दी गई है MQM को। MQM कहती है कि जो मतरूका सिंध था, ये वो सिंध था जो पाकिस्तान बनने से पहले फिर लोगों ने क्लेम दाखिल किए, उसको मतरूका कहते हैं, कि वो अलहदा सूबा बनेगा। क्योंकि ऊपर बात चल रही है सूबों की, तो फिर इनको भी चाबी दी गई। ये भी ग्रोह में आ गए नाचते बंदर। और मकबूल सिद्दीकी वो कह रहे हैं कि हम इस नारे से या इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे कि हमें जो है वो मतरूका सिंध सूबा बनाकर दिया जाए। बापों ने जब छोटे सूबों की बात की, तो ये जो नाजायज औलाद है जो 22 सीटें लेकर बैठे हैं, जाहिर है इन्होंने भी मैदान में आना था और ये मैदान में आ गए हैं। ईरान ने एक बड़ा दिलचस्प दावा किया है और वो दावा ये है कि ईरानी कहते हैं कि अमेरिका के साथ जंग के दौरान, यानी जितना भी अरसा हुआ है, हमने 18 अरब डॉलर्स का तेल बेच डाला है। 18 अरब डॉलर्स का। तो यानी मेरा ख्याल है कि ये मुनाफे वाली जंग साबित हो रही है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने जिंदगी में मेरा ख्याल है 79 के बाद इतना तेल नहीं बेचा होगा जितना तेल उन्होंने जंग के दौरान बेच दिया। ये खुद ईरानी एडमिट कर रहे हैं कि हमने 18 अरब डॉलर्स का तेल बेच दिया है। हमारी दुआ है कि और ज्यादा बेचें। कुवैत के साथ दिफाई मुआहदा पहले हुआ सऊदीया के साथ, उसके बाद हुआ कतर के साथ, उसके बाद अब कुवैत। यानी अफगानिस्तान बलूचिस्तान की सूरत हाल का मैं आपको बता ही नहीं सकता, और मैं बताता हूं। आपका भी दिल खफा होगा, मेरा भी दिल खफा होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, टांक में, बनू में, लकी में, वो भी आपको नहीं बताता। लेकिन ये दिफा करेंगे सऊदीया का, ये दिफा करेंगे कतर का, अब ये दिफा करेंगे कुवैत का। क्योंकि मैंने आपको 1000 दफा बताया है कि इनमें से किसने मरना है, किसी ने भी नहीं मरना। इन्होंने फौज भेजनी है, एक तनख्वाह उधर से मिलेगी, 1000 डॉलर मेरा ख्याल है कह रहे हैं, एक तनख्वाह इधर से मिलेगी। फिर ये मुकर भी चाहते हैं, एक जो है वो आपके सामने रखनी है, डॉक्टर माहिदा मोहम्मद का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखना है, फैसला आपने करना है। तो अब कुवैत के साथ जो है वो शुनीद है कि जी हमारा दिफाई मुआहदा हो रहा है। जरा आप डॉट कनेक्टिंग करें ना, उधर सऊदीया और हुतीज, इधर कुवैत और ईरान, उधर कतर और ईरान। तो ये क्या किया जा रहा है, ये घेर घार के किधर ले जाया जा रहा है पाकिस्तान को या पाकिस्तानी फौज को? क्योंकि ये एक इदारा तो नहीं है ना। कहते हैं जी इदारा तो है ही नहीं। इदारे को तो उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। वो एक अब देखें ना, इदारे में जो है वो खलबली मची हुई है कि 7 जर्नैल जो सीनियर थे वो सुपरसीड हो गए और 8वें नंबर से एक जर्नैल उठा के 4 स्टार बना दिया।
कि तो एक बंदा होता है वो सारे फैसले करता है, कहाँ फौज भेजनी है, किसके साथ दिफाई मुआहदा करना है, ये सऊदी के साथ दिफाई मुआहदा हुआ कौम को पता ही नहीं है, कतर के साथ कोई पता नहीं है, अब कुवैत के साथ कोई पता नहीं है कि कहां पे लड़ने जाएंगे, कब लड़ने जाएंगे। पाकिस्तान का दिफा, जिसकी फौज है, जो लोगों ने पेट काट काट के फौज बनाई, जो इतना असला लेके दिया, उसका बलोचिस्तान और केपी के वहां पे सूरत हाल देख लें, किसी मकामी बंदे से पूछ लें। अब्दुल मालिक बलोच जो साबिका वजीर आला हैं, वजीर आला, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं जी कि रात को आप नहीं निकल सकते बलोचिस्तान से, आप दिन के वक्त निकल के दिखाएं। ये वजीर आला हैं साबिका, उन्होंने सरफराज भुगती को चैलेंज किया कि वो क्वेटा से निकल कर दिखाएं बगैर गार्ड्स के, और ये दिफाई मुआहदे हो रहे हैं जी इनके साथ, क्योंकि आपको पता है उधर डॉलर्स हैं, उधर जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो फोर्स है उसमें सबसे ज्यादा खिदमत पाकिस्तानी अंजाम देते हैं, डॉलर्स। हालांकि दूसरे मुल्कों की फौज नहीं है, इनसे अच्छी फौजें हैं, इनसे ज्यादा अच्छा असला है उनके पास, इनसे अच्छा असला तो अरबों के पास है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं है। इनसे ज्यादा अच्छा असला है उनके पास जो उन्होंने अमेरिका से खरीदा है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं है। ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है, या तो मुकर जाएंगे कारगिल की तरह, या वापस ही नहीं लेंगे, क्या हम वापस ही नहीं लेते। इस पे जो एक तहरीर है वो आपके सामने रखनी है, और ये तहरीर है जी डॉक्टर माहिदा मोहम्मद की। ये आपके बहुत सारे शकूक व शुबहात को जो है वो दूर कर देगी। क्या कहती हैं डॉक्टर साहबा? डॉक्टर साहबा कहती हैं कि बातें सीधी सादी हैं, बिल्कुल अमेरिका के पास असला और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, लेकिन फौजी नहीं मरवा सकता। अभी मैंने बात की, अलबत्ता खलीज पे कब्जा उसे पेट्रो डॉलर को कायम रखने के लिए चाहिए, लेकिन ये बता नहीं सकता कि क्यों चाहिए कब्जा, पेट्रो डॉलर्स, पेट्रोल पे कब्जा बता नहीं सकता। अरबों ने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में रखे हुए थे, उसी के हुक्म पे ईरान के दुश्मन बने। उनके पास पैसा है, अमेरिकी असला है, लेकिन फौजी नहीं है। वो फौजी जो मरने को भी तैयार हो, अभी मैंने बताया कि उनके पास फौजी है ही नहीं, वो बाहर के लोगों को अपनी फौज में भर्ती करते हैं। बाहर के लोग क्यों मरे उनके लिए? पाकिस्तान हर चीज से फारिग है। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ना पैसा है और ना टेक्नोलॉजी, ना ही मैशत, सब कुछ फौज खा चुकी है। लेकिन बेरोजगारी की वजह से बेतहाशा गरीब फौजी हैं जो पहली जंग अजीम में अपनी गुलामी बरकरार रखने के लिए बरतानिया के हक में जर्मनी से 15 रुपए माहाना के औज भी लड़ चुके हैं। 15 रुपए माहाना इसके औज लड़ चुके हैं पहले जी। इधर पाकिस्तान का मौजूदा हुक्मरान जनरल साहब जो रईस मैशत गर्क करके अवाम की मुखालफत मूल लेकर सिर्फ अपने इक्तदार के लिए अवाम से जंग मूल ले चुका है, उसका बैरूनी हमायत के सिवा चारा नहीं। उसके पास क्या है सिवाय बैरूनी हमायत के? जहां तक बैरूनी हमायत का ताल्लुक है तो इसमें भी चीनी और अमरीकी बुलाग की तकसीम है, और यहीं से मामला उलझता है। अब बैरूनी जो हमायत है उसमें एक ब्लॉक चीन का है, एक अमेरिका का है। सीपैक अमेरिकी नेवल बदमाशी से बचने के लिए चीन का स्ट्रेटेजिक प्लान था, ताकि मुख्तसर जमीनी रूट से बराह रास्त मशरक वुस्ता तक पहुंच सके। वो इसके बदले बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन जर्नैलों और नवाज ने मिलजुल कर लूट मार मचाई, निकम्मे प्रोजेक्ट्स पे कर्जे लिए। चीनी भी समझ रहे थे, उन्होंने भारी शरह सूद के औज पाकिस्तानी रियासत को बांध लिया। जब हमारे हाथ से डबल गेम शुरू हुई, वही डबल गेम जिसे जनरल बाजवा ने रजीम चेंज करके अरूज पे पहुंचा दिया, तो चीनियों ने ईरान से मुआहदा कर लिया और बरास्ता अफगानिस्तान ईरान तक राहदारी भी बना ली। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वाह खान पे चीनी अफगान राहदारी अब मुकम्मल हो चुकी है। चीन को पाकिस्तान की जरूरत नहीं और न ही गवादर की, क्योंकि चीनी अफगान राहदारी बराह रास्त ईरानी चाबहार तक पहुंचती है, और उस जंग में चीन ईरान का पुष्ट पनाह है। इस जंग में पीछे ईरान के आपको पहले बता दिया है। बरसबील तज़किरा
चीन के ईरान या उसके जरिए खलीज तक पहुंचने के वस्ती एशियाई रूट्स भी हैं। वो जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, बेल्ट एंड रोड पे मुसलसल काम हो रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान का हर नया गिराया जाने वाला पुल चीनी रातों रात दोबारा बना देते हैं। जो अमरीकी पुल गिराते हैं ना, वो रातों रात चीनी खड़ा कर देते हैं। जहां तक पाकिस्तानी रजीम का ताल्लुक है, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद चीनी बहुत होशियार हो चुके हैं। अब आते हैं जर्नैलों के पास मौजूदा चॉइसेस की तरफ कि जर्नैलों के पास चॉइसेस क्या हैं। याद रहे कि ये जर्नैलों की चॉइसेस हैं, पाकिस्तान की हरगिज नहीं। ये पाकिस्तान की चॉइसेस नहीं है। जर्नैलों का मगरब के बगैर गुजारा नहीं। उनकी लूटी हुई दौलत भी वहां और उनके जराइम के सहूलतकार भी वही। अब खलीजी अरब ममालिक अमरीका के मुतालबे पे ईरान के खिलाफ जंग में कूद चुके हैं। अरब हूतीज बाबुल मंदब बंद कर रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान ने उनको धमकी भी लगाई। हर तरह से खित्ते में सस्ता तरीन फौजी पाकिस्तानी ही है। जो मरा भी जाए तो कुछ नहीं होता। अव्वल तो उसके मरने का भी इनकार होता है, वरना उसकी लाश वापस लाने का खर्चा भी लवाहिकीन अदा करते हैं। पहली जंग अजीम में इसका रेट 15 पाउंड था, तो अब ये रेट $100-200 तक पहुंचता है। जर्नैल के लिए आसान है कि इस रेट पे पाक फौज के जवान मरवाए और अपनी हुकूमत की हिफाजत करे, अपनी लूट मार जारी रखे। उधर चीन ने भी ये भांपते हुए अपने कर्जों की वापसी का तकादा कर दिया है। यही वजह है कि सऊदीया से कर्जा मांगा गया कि वो चीनी कर्जे से पाकिस्तान को बेल आउट करे, लेकिन सऊदीया के लिए ये मुमकिन नहीं था। उससे सिर्फ इतने पैसे मांगे गए कि दरिया सना पाकिस्तान को चीनी कर्जा उतारने में मदद मिल सके, 6 अरब। और अमेरिका से भी पैसे मांगे गए। देखते हैं कि भिखारियों की आलमी ताकत को क्या जवाब मिलता है। अलबत्ता खबर यह है कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी रियाज सऊदीया पहुंच चुका है। गालिबन अजीत डोवल ही ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को कितने पैसे मिलने चाहिए। इंडिया के साथ हमारे खुफिया मुज़ाकरात जो श्रीलंका में जारी थे, उनके इंजाम की कोई खबर नहीं और ना ही DGISPR ने उसकी कोई खबर दी। गालिबन इंडिया पाकिस्तान का मजीद पानी खरीदेगा, शायद दरिया सिंध ही खरीद ले और जर्नैल ये बेच देंगे। इसी किस्म की सौदे की ही तवक्को है इंडिया के साथ। अलबत्ता फिर भी ईरान से लड़ने के लिए और रोजमर्रा अयाशियां पूरी करने के लिए फौज को ज्यादा पैसा चाहिए और ये कम वक्त कोई अच्छा रेट नहीं लगा रहे। जर्नैल अब एक बार फिर पाकिस्तान का कोई टुकड़ा ही बेचकर अपनी हुकूमत चलाएंगे, और वो टुकड़ा कौन सा हो सकता है? गिलगित बल्तिस्तान का खरीदार चीन है, वो तो हिलने भी नहीं देगा। कश्मीर का खरीदार इंडिया है, उस पे काम शुरू है, लेकिन इंडिया कंजूस है। बलोचिस्तान अलबत्ता अच्छा प्लॉट है, बरतानिया का बड़ा पुराना इंटरेस्ट है, उसके पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अगर कोई प्लॉट बेचना पड़ा, जो प्लॉट महंगा है और जो सूरत हाल बता रही है, तो वो प्लॉट बलोचिस्तान हो सकता है, जहां पे मादनियात हैं, जहां पे जखायर हैं, जहां पे बहुत बड़ा रकबा है, उसके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और अगर आपके कानों को ये अजीब लगे तो अभी 1971 गुजरा है, उधर तुम इधर हम आपके सामने है, जनरल जाज आपके सामने है, यही वर्दियां थी, यही स्टार थे, यही जर्नैल थे। मेरे सीनों से टैंक गुजर कर ढाका में दाखिल होंगे, हो गए, कैदी भी हो गए, सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन भी हो गए, और वो बांग्लादेश है, बलूचिस्तान भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यानी अगर उसकी अच्छे पैसे लगे, अच्छा प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है और महंगा प्लॉट है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।